हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बेस्ट 1000 इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज, जो कि सेट 8 है। और दीज आर माय क्वालिफिकेशंस। और ये मेरी सीरीज किस किस के लिए हेल्प बेनिफिशियल साबित होगी? ये होगी जो बच्चे नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका नेट हो चुका है, आगे जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो बच्चे स्टेट लेवल का सेट होता है उसके लिए, जो पीएचडी एंट्रेंस देना चाहते हैं, जिनका नेट नहीं है लेकिन पीएचडी एंट्रेंस देना चाहते हैं, जो डीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एचएसएससी, पीजीटी, स्क्रीन, इन सब के लिए ये मेरी सीरीज काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। देखिए जी, आज का हम 71st क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीरियोडिकल ऐसे ऑफ 18th सेंचुरी वर प्राइमरी सेंटर्ड अराउंड। मीन्स जो 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल ऐसे जो पॉपुलर हो गए थे उस टाइम पे काफ़ी, तो इनका सेंटर क्या था? इनका सेंटर था जी कॉफ़ी हाउस एंड चॉकलेट हाउस। ठीक है जी, ये तीनों नहीं थे। ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट। जो 18th सेंचुरी के पीरियोडिकल इंपॉर्टेंट एसेज थे उनके बारे में देख लेते हैं। द टैटलर, ये था जी रिचार्ड स्टील है, यहाँ पे रिचार्ड है जी। तो टैटलर किसका ऐसे था? ये मतलब मीन्स जर्नल था ये, इसका रिचार्ड स्टीले का था, और ये एक वीक में 3 बार ही पब्लिश होता था। द स्पेक्टेटर, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है जी इनका सबका। जोसेफ एडिसन, इसको कौन पब्लिश करता था? स्पेक्टेटर को जोसेफ एडिसन, और द टैटलर को रिचार्ड स्टील। और फिर आता है द रैमलर, इसको सैमुअल जॉनसन। और ये कब कब आता था? पीरियोडिकल होते हैं जी, क्योंकि ये एक टाइम फिक्स होता था, कोई डेली होता था, कोई वीक में 2 बार आता था, कोई वीक में 3 बार आता था, इस टाइप से चलता था। तो रैमलर का कितने वीक में कितने दिन आता था? ये 2 दिन आता था, और ट्यूसडे और सैटरडे को। और द इडलर, ये भी सैमुअल जॉनसन का। इन सबका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, और इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं हम। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आ जाता है। बताइए इनको, या इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो इनकी है टी सीरीज, TSRI। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसे याद कर लो। और इनका जो है इनकी पब्लिकेशन डेट है ये याद करनी है, और इनका कौन फाउंडर है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 72nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज डेफर्ड विद ईच अदर ऑन द इशू ऑफ। जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों फ्रेंड थे, और ये रोमांटिक एज के राइटर हैं। ठीक है, और तो ये फ्रेंड्स थे, लेकिन इनमें किस चीज़ में क्या इशू था जिसपे इनके जो व्यू थे, इनके जो विचार मिलते नहीं थे? तो वो था जी इनका पोइटिक डिक्शन। देखिए जी, क्यों क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि एक बार क्या होता है, जो सबसे पहले वर्क होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड, जो कि ये रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं इसको। ये 1798 में पब्लिश हुआ था। और तो क्या होता है इसमें 23 पोइम्स होती हैं जी। ठीक है, जिसमें से 4 पोइम्स होती हैं एस.टी. कोलरिज की। 23 पोइम्स होती हैं टोटल, और 4 पोइम्स होती हैं एस.टी. कोलरिज की, और जो बच गई 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये लिरिकल बैलेड क्या था? एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स था, और पब्लिश हुआ 1798 में। ठीक है जी, तो क्या होता है, ये एक विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रीफेस लेके आता दोबारा से 1800 में। ठीक है, तो इसमें ये अपनी थियरी देता है पोइटिक डिक्शन की, कि पोइट्री की वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इस टाइप से बात करता है। मीन्स किस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए हमें, प्रोज की कैसी होनी चाहिए, पोइट्री की। तो ये क्या कहता है, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देता है। पोइट्री इज ओवर फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मीन्स पोइट्री क्या है, एक जो इमोशंस हैं उनको नेचुरल आनी चाहिए वो। ठीक है, ओवरफ्लो होना चाहिए उनका, जो मन में आया वो लिख दो, ये बात कहना चाहता है। और इसकी पोइटिक डिक्शन क्या थी? कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए। मीन्स हमें हाई फाई लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। जो रस्टिक मैन है, या मीन्स जो रूरल एरिया की लैंग्वेज है, कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हमें पोइट्री की लैंग्वेज बना लेना चाहिए। और जो हमारी प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मीन्स ये पोइट्री को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखने के लिए बात करता है। कहाँ पे बात करता है ये? परफेस टू लिरिकल बैलेड 1800, यहाँ पे बात करता है। तो क्या होता है, एस.टी. कोलरिज अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया होता है इसका एक वर्क, जो कि ऑटोबायोग्राफी है। एक एस.टी. कोलरिज की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो इसके 18 चैप्टर में क्या बोलता है एस.टी. कोलरिज? ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने परफेस टू लिरिकल बैलेड में जो अपनी थियरी दी थी पोइटिक डिक्शन, इसको क्रिटिसाइज करता है
इसको क्रिटिसाइज करता है और बोलते हैं कि पोइट्री की लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, मीन्स कॉमन मैन की लैंग्वेज को हम यूज नहीं कर सकते पोइट्री के लिए। क्यों? क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो या फिर कोई रस्टिक है या रूरल बैकग्राउंड से जो आदमी है, उनकी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड होती है अगर कंपैरिजन किया जाए एजुकेटेड से। तो हम पोइट्री की लैंग्वेज ये नहीं कर सकते कॉमन मैन की लैंग्वेज। इस टाइप से इसको क्रिटिसाइज करता है। कहाँ पे करता है? बायोग्राफिकल लिटरेरिया में इस टाइप से बात चलती है जी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकलती है, वो कहाँ पे इस बात को डिस्कस करता है और कौन से चैप्टर में डिस्कस करता है और किसको क्रिटिसाइज कर रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना पोएटिक डिक्शन कहाँ पे मतलब डिस्कस किया है, तो यहाँ पे किया जी परफेस टू लिरिकल बैड। ये अलग है जी और ये अलग है, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 73rd क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? वाई इज जैकोबियन ईरा नोट कॉल्ड द जेम्सन ईरा? जैकोबियन ईरा को जेम्सन ईरा क्यों नहीं बोला जाता? सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जैकोबियन ईरा है क्या। जैकोबियन ईरा की डेट है जी 1603 से 1625, ये है जिसका टाइम पीरियड। और कौन थे जी उस टाइम पे किंग? ऑलमोस्ट ऐसा होता है, जो किंग होता है ना उसके नाम पे ही हम अपनी एज का नाम रख लेते हैं। जैसे विक्टोरियन एज है, इस टाइप से लगभग हो जाता है ऐसा। कैरोलिन एज है, ठीक है। तो क्या होता है, इस टाइम किंग कौन होता है? जेम्स फर्स्ट होता है। और ये जब जेम्स फर्स्ट ओरिजिनल में कौन होता है? जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है जी, ये होता है। और ये क्या, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैकोबियन ईरा में क्या किस टाइप से था सोसाइटी। यहाँ पे आर्किटेक्चर काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट एंड लिटरेचर, ये चीज़ें काफ़ी ग्रो कर चुकी थी। और आर्किटेक्चर में क्या क्या हुआ था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सेंट पॉल जो कैथेड्रल होता है वो यहाँ पे यहाँ इसी टाइम में बना था, ठीक है। ये क्रिस्टोफर रैन ने बनाया था। एक इम्पोर्टेंट फिगर आता है जी इजिनियो जोन्स, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर था और इसने बैंक्वेट हॉल ऑफ व्हाइट हॉल पैलेस इसको डिजाइन किया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जी? इजिनियो जोन्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आर्किटेक्चर था और नेट में पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया था कि ये इजिनियो जोन्स क्या थे जैकोबियन ईरा में, क्या थे? ये एक राइटर थे या क्या थे? ये एक आर्किटेक्चर थे। इस वजह से मैंने ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मीन्स यहाँ पे आर्किटेक्चर काफ़ी आ चुका था, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होने लगी थी इस टाइप से। तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है आर्किटेक्चर, और ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है जी, और इनिजो जोन्स इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, ये जैकोबियन ईरा को जेम्सन ईरा क्यों नहीं बोला गया? तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा जी? देखिए ध्यान से। बिकॉज जो जैको वाज द निक नेम ऑफ, नहीं ये निक नेम नहीं था किंग जेम्स का, ये तो हमारे जो जेम्स फोर्थ थे। बिकॉज चर्च ऑफ इंग्लैंड डिसाइड, नहीं ये भी नहीं है। बिकॉज जो जैकोब इज द लैटिन काउंटर पार्ट ऑफ, हाँ जी, द ऑप्शन थर्ड इज द राइट। जो जैकोब है इसका जो लैटिन में क्या बोलते थे इसको? जेम्स, इस वजह से जैकोबियन ईरा बोला जाता है। देखिए जी हम अपना नेक्स्ट, हाँ जी, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल, ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए। देखिए जी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज जनरली नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ होमर? होमर का ट्रांसलेटर कौन है जी इनमें से? ठीक है जी, देखिए जी कौन है, ये है जी जॉर्ज चैपमैन, ठीक है, ये है। वैसे तो होमर को बहुत सारे जितना लिटरेचर आया है काफ़ी राइटर ने ट्रांसलेट किया है, लेकिन इनमें से पूछा गया कौन है, किसको माना जाता है मेनली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जॉर्ज चैपमैन थे कौन। ये है जी जॉर्ज चैपमैन। इन्होंने क्या किया है, किसको ट्रांसलेट किया है? ये होमर, इनको माना जाता है इन्होंने होमर के वर्क्स को ट्रांसलेट किया था। लेकिन किस वर्क को किया था? इलियड एंड ओडिसी को किया है। और इनके जो जॉर्ज चैपमैन के जो मेन वर्क हैं जो इन्होंने खुद लिखे हैं, ओविड्स बके ऑफ सेंस, ठीक है, और एक ब्लाइंड बैगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यहाँ ओविड्स बके ऑफ सेंस में क्या बात करता है? जो सिडनी की एस्ट्रोफिल एंड स्टेला थी और जो शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस थी, ये वर्क थोड़ा सा इन्होंने एरोटिक माने हैं, ठीक है। तो इनको क्रिटिसाइज किया है, इनके रिस्पॉन्स में ये इन्होंने पोइट्री लेके आए थे, ठीक है। और ब्लाइंड बैगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इसकी समरी पढ़ लेना हल्का सा, ठीक है जी। हाँ, ये जॉर्ज चैपमैन कहाँ से पॉपुलर हुए हैं? जो कीट्स ने जो अपनी पोइम लिखी थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहीं से बना है। मीन्स यहाँ पे जॉन कीट क्या डिस्कस कर रहे हैं
अगर ये जो चैपमैन है होमर का ट्रांसलेशन नहीं करता उसके वर्क्स की, तो शायद सिचुएशंस आर कुछ आज कुछ और हो सकती थी। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। चलिए जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज बेस्ड ऑन द एंशियंट फिजियोलॉजिस्ट थियरी ऑफ फोर ह्यूमर्स विच आर। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है वो एंशियंट फिजियोलॉजिस्ट की जो फोर ह्यूमर्स किस पे बेस्ड हैं, वो फ्लूइड क्या है। पहले हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ये होती क्या है। ये जी हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। द टर्म एज यू, ये टर्म है जो पॉपुलर किसने बनाई है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पहले भी था लेकिन पॉपुलर किसने बनाया, बेन जॉनसन ने। ठीक है जी, और इसमें इसने बताया है, मीन्स पहले भी कही गई है ये बात, ह्यूमन बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान मजाक का पात्र बनता है। तो वो 4 फ्लूइड्स कौन से हैं, देखिए जी क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से। ब्लड, फेल्गम, कोलर एंड मेलेंकली। और ये भी इंपॉर्टेंट है जी, कोलर येलो बाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेलेंकली ब्लैक बाइल को। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन बनेगा जी ऑप्शन 3 इज द राइट। ओके जी, क्लियर। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एडवोकेटेड सिम्प्टोमेटिक रीडिंग ऑफ टेक्स्ट। सिम्प्टोमेटिक रीडिंग, ठीक है जी, सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या है सिम्प्टोमेटिक रीडिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये रीडिंग से रिलेटेड है। ए मोड ऑफ रीडिंग, ये है जी हमारा सिम्प्टोमेटिक रीडिंग। ए मोड ऑफ रीडिंग लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क प्रपोज्ड बाय लुइस अल्थेसर। लुइस अल्थेसर ने इसको प्रपोज किया है। और क्या है ये, विच फोकस ऑन टेक्स्ट अंडरलाइंग presumption. In particular, it tries to determine what a particular text is unable to say or repress because of its ideological conviction. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है जी लुइस अल्थेसर, ये बताना चाहता है कि किसी वर्क को सबसे पहले तो ये बात करता है ये एक मोड ऑफ रीडिंग है, और ये क्या निकालने की कोशिश कर रहा है किसी भी वर्क से कि इस बुक में क्या नहीं कहा गया है, और क्या नहीं का मतलब ये बुक ये बता सकती थी, कुछ एक्स्ट्रा बता सकती थी, लेकिन उस पर कुछ आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन थे, कुछ विचारधारा का प्रभाव था, जिसकी वजह से ये पोइम कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। ठीक है, इसकी जो अनेबल टू से। ठीक है, अंडरस्टैंड। देखिए जी, जो लुइस अल्थेसर है इन्होंने अदर टर्म्स क्या दी हैं, इंपॉर्टेंट है जी दोनों, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस एंड इंटरपिलेशन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये रिपीट होती हैं। देखिए जी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम तो कौन सा, ये इन्होंने बस यही पूछा है किसने ये टर्म यूज़ किया है, किसने इसको मतलब कॉइन किया है। ये है जी हमारा सेकंड ऑप्शन लुइस अल्थेसर। अगर मैं बात करूं आई.ए. रिचार्ड्स की, इसका वर्क है जी द मीनिंग ऑफ मीनिंग, और इन्होंने C.K. ओडगन के साथ मिलकर ये लिखा था। और जी टेरी एगलैंड जो थर्ड ऑप्शन है, ये भी हमारे जी मार्क्सिस्ट थे, और ये दोनों मार्क्सिस्ट हैं, थियरिस्ट है। ठीक है जी, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जी सेकंड। देखिए जी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 77 फेयर क्वाइट आई हैव फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर मिस्टेकन लॉन्ग आई सो टू यू इन बिजी कंपनी ऑफ मैन दीज लाइन रिटन बाय। ये पोइम, ये जो पोइट्री की लाइन है ये किसकी है, ये है जी एंड्रयू मॉरवेल की। और कहाँ से है जी, द गार्डन, इनके एक पोइम है द गार्डन, वहाँ से है जी। ये द गार्डन में क्या बात कर रहा है, वैसे तो इनकी इंपॉर्टेंट पोइम है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू हिज कोई मिस्ट्रेस, लेकिन इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं हम। द गार्डन में क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है कि इंसान है ना ओलिव लीव्स या पाम ट्री की जो लीव्स हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्या होता था, ओलिव लीव्स जो ये प्राइज होता था एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में ये सील्ड या ट्रॉफी नहीं दी जाती थी, ये पाम ट्री दी जाती। जैसे लाइक एग्जाम अगर मैं बात करूँ ओलंपिक की, तो ओलंपिक में कोई ट्रॉफी या गोल्ड मेडल, ये मेडल नहीं होते थे उस टाइम, ओलिव लीव्स दी जाती थी। तो क्या कह रहा है, इंसान ओलिव लीव्स के पीछे पागल है, मीन्स बजाय वो उसकी जो ट्री है उसकी जो इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ें वो दे रहा है, उसकी बजाय वो लीव्स में इंटरेस्टेड है। मीन्स जो ट्री जो पीस देता है, हमें शैडो देता है, उनको नेचर को देखने से हमें जो शांति मिलती है, उसकी बजाय हम लीव्स के पीछे पागल हैं। मीन्स एक टाइप से मटेरियलिज्म के पीछे पागल हैं, इस टाइप से बातें कर रहा है। ठीक है जी, और इस लाइन का मतलब देख लीजिए, फेयर क्वाइट हैव फाउंड दी देयर, और जो इनोसेंट दाई सिस्टर मिस्टेकन लॉन्ग आई, जो ट्री हैं जो मैन की कंपनी में कभी फलते फूलते नहीं है, इस टाइप से बातें कर रहा है। ठीक
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वर्क है जी एंड्रयू मोरवेल का टू हिज कोई मिस्ट्रेस, और ये लाइन है द गार्डन से। और जॉन मिल्टन की बात करूँ तो मैं, इनका वर्क है जी पैराडाइज लॉस्ट, जो पब्लिश इन 1667 से 1704 यहाँ तक पब्लिश हुआ है। अगर मैं बात करूँ जॉर्ज हर्बर्ट की, ये तीनों जो हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों हमारे मेटाफिजिकल पोइट हैं जी। जॉर्ज हर्बर्ट का जो एक वर्क होता है, कलेक्शन होती है द टेम्पल, ठीक है, उसमें इसकी 2 पोइम्स होती हैं, एस्टरविंग और द अल्टर, जो शेप पोइट्री होती हैं। क्या क्या है जी? एस्टरविंग और द अल्टर, इनकी समरी देखनी है, और शेप पोइट्री होती है। शेप पोइट्री क्या होती है, इसको भी देख लेना, ठीक है। जॉन की बात करूं तो मैं, ये भी मेटाफिजिकल पोइट हैं जी, ठीक है। देखिए जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वार ऑफ रोज इन इंग्लिश हिस्ट्री वाज फोर्ट बिटवीन हाउस ऑफ, जो वार ऑफ रोज हैं, ये किस किस के बीच में ये वॉर चली थी, ठीक है। ये एक सिविल वॉर थी इंग्लैंड में, और जो इंग्लैंड के थ्रोन के लिए ये लड़ाई थी। इसका टाइम पीरियड था 1455 से 1487, ये इसका टाइम पीरियड था, जो इम्पोर्टेंट है। और ये किसके, कौन से हाउस के बीच में थी? ये लैनकास्टर और यॉर्क के बीच में। ये जो लैनकास्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? लैनकास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था रेड रोज, मीन्स ये रेड रोज का सिंबल किसका था? लैनकास्टर का, और यॉर्क का था जी व्हाइट रोज, ठीक है। व्हाइट रोज किसका सिंबल था? यॉर्क का, और लैनकास्टर रेड रोज का। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, वार ऑफ रोज का जो ये टाइम पीरियड है वो इम्पोर्टेंट है, और ये रेड रोज और व्हाइट रोज किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसमें कौन विनर था? विनर कौन था इसका? ये ट्यूडर, जो ये लैनकास्टर जीते थे जी, और हेनरी हेनरी सेवंथ था, जो ट्यूडर डायनेस्टी आ गई थी इसके बाद। और हेनरी सेवंथ कौन था? एलिजाबेथ के फादर थे। मीन्स वार ऑफ रोज के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? ट्यूडर। और लैनकास्टर किससे रिलेटेड है? ट्यूडर से, क्योंकि लैनकास्टर जीते थे। और ट्यूडर का सबसे पहला शासक कौन था? हेनरी सेवंथ। और ये किसके फादर थे? एलिजाबेथ के, ठीक है। आई थिंक क्लियर। ओके जी, हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से जो फॉलोइंग वर्क्स हैं, इनमें से कौन सा चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन सेकंड इज द राइट। ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है जी, क्योंकि इन्होंने पूछा है नोट, ठीक है। ये सभी चार्ल्स लैम्ब के वर्क हैं। ये प्रिंस ऑफ ऐसे बोला जाता है इनको, क्योंकि ये एसेस थे। और ये इनका जो पेन नेम क्या था? इलिया इनका पेन नेम था। इनकी सिस्टर होती है मैरी लैम्ब, और इनको ये मैरी ब्रिगेड बोलते थे। और एक, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन फोर्थ की, ए बैचलर कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, यहाँ पे जो चिल्ड्रन को ये बोलता है डबल हेडेड एरो, ठीक है। देखिए जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डेथ नाउ सेल्ट डाई मीन्स क्या बात कर रहा है? ये किसका एग्जाम्पल है? वैसे अगर इस लाइन की बात करूँ तो ये है डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, यहाँ से है जी ये पोइट्री की लाइन। और ये लाइन का एग्जाम्पल किसका है? ये है जी पैराडॉक्स। यहाँ पे पैराडॉक्स देख लेते हैं हम, पैराडॉक्स होता क्या है? सिचुएशन और स्टेटमेंट विद 2 और मोर पार्ट्स दैट सीम स्ट्रेंज एंड इम्पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंज होते हैं, इम्पॉसिबल, और मीन्स थोड़ा उनमें कन्फ्यूजन होता है, वो समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो ट्रू होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन की, पैराबल की, ये शॉर्ट स्टोरी विद मोरल होती है। अगर मैं बात करूँ माइम की, तो ये होता है जब हम अपनी किसी भी स्टोरी को या प्ले को या किसी गाने को हम अपने हाथों से, अपने हाव भाव से दिखाने की कोशिश करते हैं, हम साउंड का यूज़ नहीं करते, मीन्स एक्टिंग करते हैं, और उसके थ्रू हम अपनी बात कहना चाहते हैं, ठीक है जी। यहीं से इतना ही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जी थर्ड, पैराडॉक्स, और ये डेथ बी नॉट प्राउड से आई है। देखिए जी, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू।